जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदे क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो हम सभी सीटेट का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी लोग सहयोग करेंगे। क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले आज दिया गया है एक कविता, काव्यांश दिया गया है और इस काव्यांश को पढ़ने के बाद हमें निर्देश दिया गया है कि 91 से लेकर 96 तक इसी काव्यांश से ही संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो अब आप सभी भी इस काव्यांश को यानी इस कविता को पढ़िएगा। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरि गह्वर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छू जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े तू भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ये रहा आपका काव्यांश। तो काव्यांश या कविता कोई भी पढ़ने के बाद अगर उसका अर्थ थोड़ा बहुत पता चल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं भी चलता है तो आपको विकल्प के माध्यम से जो भी आपको सही लगे सबसे ज़्यादा उस पर टिक करना होता है और फिर लगभग आपका सही भी हो जाता है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन है हमारा पहला कि कविता की पंक्ति में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है, कठिनाइयों की ओर, सुखों की ओर, अनिश्चितता की ओर, साहस की ओर। तो यहाँ पर अनिश्चितता की ओर संकेत किया गया है। यह आपको कविता पढ़ने के बाद भी समझ में आ गया होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? कविता में सुमन शब्द और कंटक शब्द आया हुआ है, उसका अर्थ क्या होगा? फूल और कांटे, बाग और वन, सुख और दुख, प्रिय और अप्रिय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुमन और कंटक का सुख और दुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुख और दुख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? हर स्थिति में साहस दिखाने की, पर्वतों को देखकर न डरने की, गहरी नदियों से न डरने की, या हर स्थिति में आगे बढ़ने की। तो कविता में पंक्ति में कवि व्यक्ति को किस बात की ओर प्रेरणा दे रहा है कि हर स्थिति में आगे बढ़ना चाहिए। क्या? हर स्थिति में आगे बढ़ने की। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ निश्चित है, सब और मुश्किलें हैं और सब और सुख है। तो क्या है कि इस कविता में जीवन की यात्रा में क्या बताया गया है कि कुछ भी निश्चित नहीं है, यानी अनिश्चितता की ओर संकेत करता है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों में से सरित शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? अब आपको बताना है कि सरित शब्द का समानार्थी कौन सा है? तटनी, जयमाला, नद, प्रवाह। तो सरित शब्द का जो पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द नहीं है वह है प्रवाह। क्या है? तो राइट उत्तर, सही उत्तर हमारा प्रवाह हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है। अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है। तो अगर ते प्रत्यय लगाएं तो अनिश्चितते, ति लगाएं तो अनिश्चिति, अनिश्चिति या अनिश्चितता। तो क्या हो जाएगा, अनिश्चितता होता है, यानी ता प्रत्यय आ जाएगा। तो साथियों, अब आपको एक गद्यांश दिया जा रहा है। इस गद्यांश को आप सभी भी पढ़िएगा। उसके बाद इस गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन को हल करेंगे। निर्देश हैं क्या कि 97 से लेकर 105 तक के सभी क्वेश्चनों को सही उत्तर चुनकर इस गद्यांश से देना है। अब गद्यांश पढ़िए। क्या है गद्यांश कि राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं। इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगें, खुद तुकबंदियाँ करने लगें, रचने लगें। यह माता पिता को मंजूर नहीं। माता को लगता है ऐसा करते हुए तो वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा में यह निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा करें जैसा माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे के स्वतंत्रतापूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोज़मर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाए, यह स्कूल को मंजूर नहीं। स्कूल को लगता है इस सब के लिए समय कहाँ है, यह पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें। दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगहें थी वे जगहें लगातार सीमित हुई हैं। गीत गाने सुनने सुनाने के अवसर हुआ करते थे। वे अक्सर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए याद करने को प्रेरित करते थे, सहेजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे। इस सब के लिए अतिरिक्त प्रयासों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगहें थीं। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच से स्वतः ही नए खेलों, तुकबंदियों और खेल गीतों और बाल गीतों का सृजन भी हो जाया करता था। उनकी ये रचनाएं चलन में आ जाया करती थी, ज़बान पर चढ़ जाती थी और सालों साल उनकी टोलियों के बीच बनी रहती थीं। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाए जाने पर संशोधित होती रहती थी। तो ये रहा आपका गद्यांश। अब चलते हैं आगे इस गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाएं,
यह माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ जाते हैं, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे, केवल आनंद में ही खोए रहेंगे, केवल कविता में ही लिखते रहेंगे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि माता पिता क्यों नहीं चाहते हैं कि माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकेंगे। यानी सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है, इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है, इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे, यह सीखना बहुत ही कठिन है। तो सही उत्तर क्या है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है, यह मानते हैं सभी स्कूलों में। अगला क्वेश्चन है, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, ये भाषा सृजनात्मकता को प्रेरित पोषित करते हैं, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। तो सही उत्तर क्या है कि गीत कविता के बारे में कथन सही नहीं है, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर आते हैं आगे कि शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? बाधक के रूप में, साधक के रूप में, सहयोगी के रूप में या संपूरक की रूप में? तो जो शिक्षा व्यवस्था है वह गीत कविताओं को ये सब किसके रूप में देखती है? बाधा के रूप में देखती है, क्योंकि वह सोचती है गीत कराएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, बच्चे उसी में केवल गीत में ही हो जाएंगे, खेलने कूदने में हो जाएंगे, इसीलिए। अब आते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? स्कूल और परिवार इसकी महत्ता को समझ नहीं रहे, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं, बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं। तो सही क्या होगा? कथन सही नहीं है, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। तो हमारा ये उत्तर विकल्प बी जो है वह सही नहीं हो जाएगा, यानी सही उत्तर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? स्वयं बच्चे करते हैं, माता पिता करते हैं, स्कूल करता है या शिक्षा अधिकारी करता है? तो आपको बताया गया था गद्यांश में कि बच्चों का लक्ष्य जो है उनके माता पिता करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कविताएं सुनी सुनाई जाएं में क्रिया है। अब सुनी सुनाई जाए में क्रिया बताना है हमें, आकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है या द्विकर्मक क्रिया है? तो सुनी सुनाई जाए यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। क्या क्रिया है? कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक में प्रत्यय है, सांस्कृतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तिक प्रत्यय, कृतिक प्रत्यय, इक प्रत्यय या का प्रत्यय? तो यहाँ पर इक प्रत्यय है। क्या है? इक प्रत्यय है। संस्कृत हमारा शब्द होता है, तो संस्कृत शब्द में इक लगाया गया, इक प्रत्यय, तो सांस्कृतिक शब्द बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, मंजूर का समानार्थी शब्द है। क्या? मंजूर शब्द का समानार्थी पसंद,
प्रस्ताव, अच्छा, स्वीकार। तो मंजूर का जो समानार्थी है वह है स्वीकार। क्या है? स्वीकार होता है। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश या कक्षा में लिखित आकलन। तो सही क्या है कि कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। राइट उत्तर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि बच्चे को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, बच्चे की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, या बच्चे के भाषाई अनुभवों को उचित प्रयोग किया जाए, या बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। तो सही उत्तर क्या है कि बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन तीसरा यानी सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? संज्ञानात्मक विकास को, सामाजिक अंतःक्रिया को, दृश्य श्रव्य सामग्री को, या बाल साहित्य को? तो किसको होता है भाषा सीखने सिखाने को? सामाजिक अंतःक्रिया। क्या हो जाएगा? सामाजिक अंतःक्रिया। क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हमें कोई भी भाषा आती हो, ठीक है, नहीं आती फिर भी उस जगह पे जाके हम उस समाज से बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों के भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि बच्चों के भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के लिए अवसर दें। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या होगा? ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? यानी किस ऑप्शन को सबसे कमज़ोर माना जा रहा है? दो ऑप्शन इस तरफ है और दो ऑप्शन उस अगले पेज पे हैं। केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों को लिखो, यानी केशव के शब्दों में लिखो। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? और दो ऑप्शन इधर हैं। क्या अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है? ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? एक बार प्रश्न और देख लेते हैं। प्रश्न क्या था? कक्षा 5 के बच्चों की भाषा आकलन के संदर्भ में सवाल सबसे कमज़ोर माना जाता है। तो सबसे कमज़ोर माना जा रहा है कि ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न किया गया, उत्तर तुरंत मिल जाएगा, तो सबसे कमज़ोर है, इसके आगे कोई बात ही नहीं होगी। तो सबसे कमज़ोर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है कौन सा? सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण, लेखन। तो सही उत्तर क्या है? संप्रेषण, कम्युनिकेशन जिसे बोलते हैं।
क्या भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण होता है। अगला है सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका, कविता सुनना और शब्दशः लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, या सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना। तो सही उत्तर क्या होगा कि सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो सही उत्तर क्या है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ शब्दों को रिपीट करते हैं, यानी उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, यानी समझ कर पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। बच्चों की भाषा प्रकृति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। तो सही उत्तर क्या होगा कि उद्देश्य नहीं है कि बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है कौन सा। छुट्टियां कैसे मनाईं इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, या मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन। तो उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण क्या होगा कि किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन किया जाए। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, या बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो बच्चों में अर्जित करने की क्षमता जो होती है वह जन्मजात होती है। क्या जन्मजात होती है। तो राइट उत्तर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों का मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। जो बच्चे डिस्ग्राफिया से ग्रसित होते हैं उनको कौन सी कठिनाई होती है। सुनने में, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में। तो ग्राफ है इसलिए देख लीजिएगा, याद करने के लिए या फिर ट्रिक कह सकते हैं। ग्राफ है तो ग्राफ से संबंधित है तो लिखने से संबंधित होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर की हिंदी की पाठ्यपुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। प्राथमिक स्तर की हिंदी की पाठ्यपुस्तक है, आप उसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या मानेंगे। उस पुस्तक में बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं,
या नैतिक मूल्यों वाली कहानी, कविताएं या बहुतायत में दिए गए अभ्यासकार या हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। तो सही उत्तर क्या होगा कि हिंदी भाषा में विविध रूप देने वाली रचनाएं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं। कैसी कक्षा है? बहुभाषिक है, तरह तरह के लोग हैं, यानी तरह तरह के बच्चे हैं, यानी कहने का मतलब कोई कहीं से आया हुआ है, कोई कहीं से, सबकी भाषा अलग अलग है। संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, शिक्षा के लिए बेहद जटिल चुनौती या आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, या भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगी कि संसाधन के रूप में कार्य करेगी। क्योंकि अगर मान लीजिए हमें हिंदी आती है, आपको संस्कृत आती है, किसी को अंग्रेजी आती है, किसी को उर्दू आती है, सभी एक क्लास में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि सभी उसको संसाधन मानेंगे, एक दूसरे से सब साथ करेंगे, साथ देंगे, यानी एक दूसरे से सब सीखेंगे, तो वो संसाधन के रूप में ही आ जाएगा। अब आते हैं हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। भाषा सीखने में और भाषा को अर्जित करने में जो अंतर होता है उसका मुख्य आधार क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, या भाषा का उपलब्ध परिवेश, या भाषा की जटिल संरचनाएं। तो क्या है? भाषा का उपलब्ध परिवेश हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या? भाषा का उपलब्ध परिवेश। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अधिक से अधिक सहयोग करें। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।